So next topic is the most important topic of this unit, that is the basic of this unit, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, देखिए यूनिवर्सल का पहले तो मतलब क्या है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल का जो मीनिंग है जो यहाँ पर ट्रू है, ठीक है, जो फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है वो ऑल वर्ल्ड में हर जगह वो फोर्स काम कर रहा है और एक ही तरीके से काम कर रहा है जिस वे से यहाँ पर फोर्स काम कर रहा है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, पूरे यूनिवर्स में एक ही तरीके से काम करेगा। पूरे यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, तो इस फोर्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन की बात करते हैं। द फोर्स बिटवीन एनी टू बॉडीज़, देखिए ये टू बॉडीज़ कौन सी हैं, ये बॉडीज़ हैवी भी हो सकती हैं जो बहुत ज़्यादा हैवी हैं और स्मॉल मास की भी हो सकती हैं जो छोटे मास की हैं, पर कंडीशन इस कि उनके बीच में कुछ मास होना चाहिए। कोई भी बॉडी है जिसका मास है उसमें ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, ठीक है। अगर इस स्टेटमेंट को, ये जो मैंने वर्ड्स लिखे हैं पहले इसको चलो रीड करते हैं। द फोर्स बिटवीन एनी टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। जो फोर्स है किसी भी दो बॉडीज के बीच में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द बॉडी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। चलिए अब इन्हीं जो शब्दों को हमने लिखा है अब फॉर्मूले के रूप में लिखते हैं। देखिए ये मेरे पास फर्स्ट बॉडी है, ओके, और यहाँ पर मेरे पास सेकंड बॉडी है। इनके साइज में डिफरेंस आ सकता है। तो ये है इसका सेंटर ऑफ मास और ये है इसका सेंटर ऑफ मास। आपको जो डिस्टेंस लेना है ये दोनों के सेंटर ऑफ मास से लेना है। कंसीडर दिस डिस्टेंस इज r। पहले वाले का मास जो है m1 और दूसरे वाले का मास जो है m2। हमने जो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जो फोर्सेस पढ़ी हैं वो फोर्सेस कौन कौन सी है, दैट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो चार्जेस के बीच में लगती है और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स। दोनों का जो फॉर्मूला लिखने का तरीका है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। हम ग्रेविटेशनल फोर्स में मास को इंट्रोड्यूस करते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में चार्जेस को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो देखिए ये जो लाइन है द फोर्स बिटवीन एनी टू बॉडीज़, तो ये जो फोर्स है ये क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मासेस m1 एंड m2। तो जितना ज़्यादा इनका मास होगा, जितने ज़्यादा ये हैवी होंगे, जितने बल्कि होंगे उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा। जितने ये बल्कि होंगे उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा। दूसरा, यही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का होता है 1/, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जितना इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और इस स्टेटमेंट को हम क्या नाम दे देते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। ये है डन, ओके। अब ये जो डिस्टेंस है बेटा, मैंने डिस्टेंस आपको सेंटर ऑफ मास से क्यों पिक करने के लिए कहा, देखिए एक यहाँ पर पार्टिकल है, एक पार्टिकल यहाँ पर है, ये भी तो एक डिस्टेंस है। अब एक पार्टिकल इधर है, एक पार्टिकल इधर है, ये भी तो डिस्टेंस है। तो मैंने यहाँ पे 3 डिस्टेंस शो किए हैं, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। तो देखिए इस बॉडी से इस बॉडी का एक डिस्टेंस अगर आप ये पिक करेंगे या फिर आप डिस्टेंस ये पिक करेंगे तो डिस्टेंस तो ये एक ही बॉडी की है ना, मतलब दो बॉडीज़ के आपस में डिस्टेंस है, पर ये डिस्टेंस अलग अलग है। तो ये हमारे फॉर्मूले में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो हम ऐसे चाहते हैं कि जो डिस्टेंस है हर ऑब्जेक्ट के लिए सेम रहे। तो डिस्टेंस हमें हमेशा सेंटर ऑफ मास से लेना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और सेंटर ऑफ मास से लेंगे क्योंकि सेंटर ऑफ मास की खासियत होती है कि सेंटर ऑफ मास पे ही पूरी बॉडी का जो मास आके कंसंट्रेट होता है, ठीक है। तो आपको ये डिस्टेंस नहीं लेना है, ये वाला भी नहीं पिक करना है और ये वाला भी नहीं लेना है, ये डिस्टेंस लीजिए। दोनों को इकट्ठा करते हैं। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r², ओके। फिजिक्स में अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊंगा तो कांस्टेंट लगेगा हेयर। अगर देखिए ये इसके प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब अगर ये इंक्रीज़ हो रहा है तो ये भी इंक्रीज़ होगा, पर आपको इसको इसके इक्वल लिखना है। तो इक्वल लिखने के लिए मुझे यहाँ पे कांस्टेंट लगाना होगा। ये कांस्टेंट होगा g और यहाँ पे क्या आ जाएगा m1 m2/r², ओके। अब ये g कितना है, ठीक है। अगर मैं सिंपल बात करूं तो g की अगर वैल्यू की बात करूं
तो जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये तो वैल्यू जो है मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, पर ये वैल्यू आई कहाँ से? देखिए ये जो वैल्यू है ना, बहुत टाइम पहले आपके सिलेबस में एक एक्सपेरिमेंट होता, दैट इज कैल्विन-डिश एक्सपेरिमेंट। कैल्विन-डिश का ये एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था, यहाँ से एक रॉड को लटकाते हैं और यहाँ पर एक बॉल को बांधते हैं और इधर भी एक बॉल को लगाते हैं, इधर भी एक बॉल को लगाते हैं, इधर भी एक बॉल को लगाते हैं। तो इसे बॉल को लगा के यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक फोर्स काम करेगा, इन दोनों के बीच में फोर्स काम करेगा, ये रॉड ऐसे घूमेगी, टॉर्क काम करेगा, एंगुलर मोमेंटम काम करेगा। तो ये कुछ इस तरह का एक्सपेरिमेंट था जो हमारे सिलेबस में इस वक्त नहीं है, तो ज़्यादा इसको मैं आपको डिस्कस नहीं करूँगा। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इसकी वैल्यू को हिस्ट्री में जाना चाहें तो इस एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट कर सकते हैं। लैब में ये वैल्यू बड़ी आसानी से निकल जाती है। तो इस जी की वैल्यू इतनी रहेगी। ओके, देखिए अगर मासेस को 1 सेलेक्ट कर लो, m1 और m2 दोनों है 1 kg हैं, मतलब ये वाला मास ही 1 kg का है और ये वाला मास भी 1 kg का है, और जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में 1 मीटर है, तो फोर्स किसके इक्वल हो जाएगी? फोर्स किसके इक्वल हो जाएगी? जी के इक्वल, मतलब फोर्स हो जाएगा 1, मतलब जी की वैल्यू देखो, फोर्स और जी दोनों इक्वल आ गए ना, हम क्या बोलेंगे, फोर्स जो है जी के इक्वल हो जाएगा अगर मास को 1 ले लेंगे, m1 को, m2 को भी 1 ले लेंगे और r को भी 1 ले लेंगे, तो फोर्स g के इक्वल होगी और ये किसके इक्वल हो जाएगी? 6.67 × 10⁻11, क्योंकि g की वैल्यू कितनी है, यही तो है, तो ये फोर्स हो जाएगी। अगर इन दोनों को 1 हम सेट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इस लॉ की इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए ये ग्रेविटी है, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, ये सिर्फ एक अट्रैक्टिव लॉ है, दैट इज अट्रैक्टिव। ये अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट करता है, रिपल्सिव फोर्स जो है क्रिएट नहीं करता। अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब है कि हाँ ठीक है कि दो प्लैनेट्स हैं, ये आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं। अब आपके सामने मैं दो क्वेश्चन रखता हूँ, मान लीजिए इसका मास है 100 और इसका मास है 10, तो 100 वाला 10 को अपनी तरफ ज़्यादा ताकत से खींचेगा या 10 वाला 100 वाले को ज़्यादा ताकत से अपनी तरफ खींचेगा? तो देखिए मैं बोल रहा हूँ कि दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं और दोनों के बीच में क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है, और जो फोर्स है किसी एक के मास पे नहीं डिपेंड कर रहा, दोनों के ही मास पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब है जितनी ताकत से 100 वाला 10 वाले को खींचेगा, उतनी ही ताकत से 10 वाला 100 वाले को भी अपनी तरफ खींचेगा। तो ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। दूसरा, अब ग्रेविटेशनल फोर्स की इंपॉर्टेंस क्या क्या है? देखिए अगर हमारे अर्थ के ऊपर रेन हो रही है तो क्यों हो रही है? अर्थ के बीच में और जो आसमान में क्लाउड है, इन दोनों के बीच में क्या है? एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ एक मास अर्थ हो गया, दूसरा आसमान में कोई ना कोई बॉडीज हैं, क्लाउड्स हैं, वो दूसरा मास हो गया। दोनों के मासेस के बीच में क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, और उसके कारण क्या है? जो पानी नीचे आ रहा है, रेन हो रहा है, स्नोफॉल हो रहा है, ठीक है। अब अगर किसी ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी है, मान लीजिए हमारी अर्थ है, अर्थ की ग्रेविटी है ना, अर्थ की ग्रेविटी के कारण अर्थ के अराउंड मून ऐसे रोटेट कर रहा है ना मून, तो मून को हम क्या बोलते हैं? दिस इज द नेचुरल सैटेलाइट की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब अगर किसी प्लेनेट के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है तो उसके अराउंड एक सैटेलाइट घूमेगा। ओके, कुछ प्लैनेट्स देखिए ऐसे हैं जिनके अराउंड जो है सैटेलाइट का मोशन जो है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनकी ग्रेविटी बहुत कम होती है। ओके, ये हो गया सैटेलाइट का काम, हो गया रेनफॉल का काम। तो इम्पॉर्टेंस, एक तो रेनफॉल हो गया, आपको समझ में आ गया। टाइड्स, देखिए जो मून है अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है, तो मून की अपनी ग्रेविटी है, मून जो है अर्थ को अपनी तरफ खींचना चाह रहा है, मतलब अर्थ में जितना पानी है वो मून सारे पानी को अपनी तरफ क्या कर रहा है? खींचने की कोशिश करता है। तो पानी ऐसे उठता है, बट जो ग्रेविटी है, अर्थ भी तो उस पानी को अपनी तरफ खींचना चाहती है, तो अर्थ उस पानी को नीचे की तरफ खींचती है। तो रिजल्ट क्या होता है? मून पानी को ऊपर की तरफ खींच रहा है, अर्थ पानी को नीचे की तरफ खींच रही है। तो टाइड्स आ जाती हैं, ऐसे ऐसे जो पानी फ्लो करता है ना वेव्स की फॉर्म में, वो टाइड्स होती हैं। तो टाइड्स मतलब टाइड वाला मोशन पॉसिबल है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन मून एंड अर्थ। अब सैटेलाइट के बारे में बता दिया। देखिए हम ना मौसम की जानकारी चाहिए हमें कि कल मौसम कैसा होगा, परसों मौसम कैसा होगा।
हमें अर्थ के ऊपर जितने भी जो है आज जंगल कितने कटे, कितने मतलब दुनिया है, ये अर्थ के ऊपर की जो नॉलेज चाहिए, तो इसके लिए हम लॉन्च कर देते हैं सैटेलाइट्स। आपने पढ़ा होगा पोलर सैटेलाइट और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, हम इस चैप्टर में भी ये पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप अर्थ के अराउंड देखिए, मान लीजिए बीच में अर्थ है और अर्थ के अराउंड आप एक सैटेलाइट को ऐसे लॉन्च करना चाहते हो, तो सैटेलाइट तभी लॉन्च कर पाओगे अगर इन दोनों के बीच में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हो। देखिए मोशन ऑफ प्लैनेट, ठीक है, बीच में सन है, सन के अराउंड क्या घूम रहा है, अर्थ घूम रहा है, ठीक है, ये सन है, सन के अराउंड क्या घूम रहा है, यहाँ से अर्थ घूम रहा है और अर्थ के अराउंड मून घूम रहा है। तो ये सारे जो प्लैनेट्स हैं एक दूसरे के अराउंड घूम रहे हैं, डेट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। एटमॉस्फेयर ओवर द अर्थ, अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है, अर्थ के ऊपर गैसेस हैं, अर्थ के ऊपर एक एयर है, तकरीबन 8 किलोमीटर तक बहुत हैवी अमाउंट में एयर है, गैसेस हैं। ये क्यों है? क्योंकि अर्थ जो है उन गैसेस को अपने रेंज से बाहर नहीं जाने दे रही। अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड के कारण वो जो गैसेस हैं वो अर्थ के साथ अट्रैक्ट होना चाहती हैं। तो यही कारण है कि अर्थ के ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर भी है। तो ये बेटा ये हो गया अबाउट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसको कैसे हम लिखते हैं, कैसे हमने ड्राइव करना है। अब इसी को मैं लिख के दिखाऊंगा आपको वेक्टर फॉर्म में, कि आप वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हो। तो नेक्स्ट है बेटा जो अभी हमने किया ग्रेविटेशन का लॉ। देखिए ये फोर्स है, ग्रेविटेशन क्या है, एक तरह का फोर्स है, और फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर फॉर्म में से कैसे लिखेंगे। एक चीज़ और जो मैं आपको पहले नहीं बताई, तो मैं अभी यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। कंटिन्यू करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखिए जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये एक तरह का फोर्स है, और फोर्स क्या होता है, वेक्टर फॉर्म है, तो इसका हम वेक्टर फॉर्म निकालेंगे। दूसरा जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्योंकि ये जो काम है न्यूटन का ही है, न्यूटन का ये आइडिया है, न्यूटन ने ये सब कुछ कैलकुलेट किया था। तो आपको ये भी याद रखना है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोथ आर सेम, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब चलिए वेक्टर फॉर्म में करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम एक मास ले लेंगे, ये है मास m1 और ये है मास m2, ठीक है, m1 और m2। अब देखिए m2 पे फोर्स लग रहा है, तो m2 पे फोर्स लग गया, इसको हम लिखेंगे फोर्स जो लग रहा है दूसरे वाले ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। फोर्स लग रहा है दूसरे वाले ऑब्जेक्ट पे, लगा कौन रहा है, पहले वाला। तो इसको हम कैसे रीड करेंगे, फोर्स ऑन सेकेंड, लगा कौन रहा है, फर्स्ट, ठीक है, बाय फर्स्ट। ऐसे ही पहले वाले पे फोर्स लग गया, फोर्स लगेगा पहले वाले पे, लगाएगा कौन, दूसरे वाला। तो फोर्स ऑन वन, लगा कौन रहा है, सेकंड वाला, बाय सेकंड। तो ये आपको रीड करना चाहिए कि जब देखिए ये वाला प्लैनेट जो है दूसरे वाले को अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, तो जो इस पे फोर्स लगेगा उसको आपको रीड कैसे करना है, फोर्स ऑन सेकंड बाय वन। तो ये वाला प्लैनेट जब फोर्स लगेगा तो ये प्लैनेट इस तरफ चल के आएगा, तो ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस होता है r। अब जब ये इस तरफ चल के आएगा, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, दैट इज डिस्टेंस टूवर्ड्स वन फ्रॉम टू, इसको लिखेंगे टूवर्ड्स, ठीक है, कहाँ को आ रहा है, ये वन की तरफ आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, दैट इज फ्रॉम। तो ये आपको याद रखना है, दैट इज हम इसको लिखेंगे r12 को, दैट इज r12। इसको कैसे लिखेंगे, डिस्टेंस टूवर्ड्स वन, ओके, और कहाँ से आ रहे हैं, फ्रॉम टू, मतलब r12 किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये जो दूसरे वाला बॉडी है पहले वाले की तरफ आ रहा है, तो डिस्टेंस टूवर्ड्स वन फ्रॉम टू, ओके। अगर ये वाला इधर को जाएगा तो कैसे इसको लिखेंगे, डिस्टेंस टूवर्ड्स टू फ्रॉम वन, ठीक है। तो ऐसे लिख देंगे टूवर्ड्स टू, ओके, और ये वाला हो जाएगा फ्रॉम। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो जाएगा इसका वेक्टर फॉर्म्स के नोटेशन। चलिए अब देखिए आपको कैलकुलेट करनी है, फोर्स लग रही है दूसरे ऑब्जेक्ट पे, लगा कौन रहा है, पहले वाला। पहले तो इसको स्केलर फॉर्म में लिखते हैं, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये हो गया
स्केलर फॉर्मेट। अगर आपको यहाँ पर लगाना है वेक्टर, तो वेक्टर के लिए आप सबसे पहले लगाओगे यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? डायरेक्शन बताएगा। ओके, अब पर ये डायरेक्शन किधर को है? फोर्स देखिए किस पे लग रहा है? दूसरे वाले पे लग रहा है। लगा कौन रहा है? पहले वाला। तो पहले वाला दूसरे वाले को ऐसे खींच लेगा अपनी तरफ। तो कौन सा डिस्टेंस आएगा? यहाँ पे आ जाएगा 1 2 और यहाँ पर भी आ जाएगा 1 2। ठीक है, ओके। तो ये हो गया F12। अब इसको थोड़ा सा और ठीक कर लेते हैं। हम G M1 M2 ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर जो है R12 का स्क्वायर भी ऐसे लिखेंगे। देखिए यूनिट वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं? सिंपल वेक्टर और डिवाइड कर देंगे इसको इसके मैग्नीट्यूड से। ये आपको पता है यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं? वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। सिमिलरली अगर ऐसे ही हम बात करें, सिमिलरली F21 निकाला आपने, ऐसे अगर आप F12 निकालोगे वेक्टर फॉर्म में तो वो क्या हो जाएगा? G M1 M2 अपॉन, देखिए जब यहाँ पे 2 1 था तो यहाँ पे 1 2 आया। ऐसे ही जब यहाँ पे 1 2 होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? R21, 2 1 का क्यूब और R21 वेक्टर। ठीक है, तो ये देखिए दोनों फोर्सेस क्या हैं? इक्वल। क्योंकि अगर यहाँ पर इसको मैं एक सॉर्ट आउट कर देता हूँ, एक स्टेप इसमें और लिख देते हैं F21, इसको क्या लिख देते हैं? दैट इज G M1 M2, नीचे क्या आ जाएगा? ये देखिए इसकी पावर 2 है और इसकी पावर कितनी है? 1, तो ये बन जाएगा R12 होल क्यूब। ये 2 है और ये 1, 2 और 1 क्या हो जाएगा? होल क्यूब, और ये क्या बन जाएगा? R12 वेक्टर। ठीक है, और इसी से F21 से हमने लिखा है F12, ये वेक्टर और नीचे क्यूब, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के नीचे क्या बन जाएगा? इसका पावर 2 है और ये 1, 2 × 1 कितना हो जाएगा? 3। तो यहाँ पर भी हमने क्या लिखा? 3। ओके, यहाँ तक हो चुका है। अब देखिए अगर मैं बात करूँ R21 की, R21 वेक्टर और R12 वेक्टर अगर डिस्टेंस की बात करें तो इक्वल है। अगर यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा? 5 मीटर ही होगा। ओके, अगर 5 मीटर है, ओके, अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी कितना होगा? 5 मीटर। पर डायरेक्शन ऑपोजिट है तो इसके लिए हम माइनस लगा देंगे। सिमिलरली F21 और F12, देखिए F21 और F12 ये फोर्सेस भी इक्वल है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? एक माइनस का साइन इंट्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, वही बात होगी मैंने आपको बताया था, अगर पहले वाला दूसरे वाले को 10 की ताकत से खींचता है तो दूसरे वाला भी पहले वाले को 10 की ताकत से खींचेगा। दोनों ही इक्वल फोर्स लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि जो भारी वाला है वो हल्के वाले को ज़्यादा ताकत से खींचेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि फोर्स जो है दोनों के मास के ऊपर डिपेंड करती है। तो एक फॉर्मेट हो गया ये, और लास्ट में जो इसी वीडियो को हम एंड करते हैं एक लास्ट चीज़ से, दैट इज़ द पोजीशन वेक्टर फॉर्म। पोजीशन वेक्टर फॉर्म, ओके। ये पोजीशन वेक्टर फॉर्म क्या होता है बेटे? देखिए यहाँ है, ये मेरे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई जेड, ये आपको पता है, दैट इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ओके, यहाँ पर है मास m1 और यहाँ पर है मास m2। m1 से m2 के बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस को हमने नाम क्या दे दिया? R21। ठीक है, अगर यहाँ से मैं इधर को जाऊँगा तो इधर को एरो लगा देंगे, ये डिस्टेंस क्या हो गया? R21। देखिए यहाँ पर क्या किया था हमने? m1 से m2 की तरफ का डिस्टेंस, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से इधर को जा रहा है तो डिस्टेंस क्या था? R21। ओके, ये है ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट से पहले वाला मास कितना दूर है? ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? R1। ओरिजिन से दूसरे वाला जो मास है कितना दूर है? ये हो जाएगा R2। ठीक है, तो ये जो R1 वेक्टर है और R12 वेक्टर है, ये कौन से वेक्टर है? देखिए R1 वेक्टर और R2 वेक्टर है, ये क्या बता रहे हैं? पोजीशन बता रहे हैं, तो इनको क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ओके। ये जो R21 वेक्टर है इसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, क्योंकि ये इन दोनों के बीच की डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है। कहाँ से? पहले वाले मास को और दूसरे वाले मास के। ठीक है, अब देखिए आपको एक ट्रायंगुलर लॉ पता है,
इस ट्रायंगल को स्टडी कीजिए, ये रहा R1 विच इम्प्लाइज R1 और ये इधर को जा रहा है प्लस हो जाएगा R21, R1 और R21 इन दोनों का डायरेक्शन सेम है। अब जब यहाँ से इधर को आओगे तो डायरेक्शन ऑपोजिट आ रहा है, तो इसमें लिखेंगे -R2 इज इक्वल टू 0। ये ट्रायंगुलर लॉ है वेक्टर एडिशन का, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इधर को जाएगा और इधर को, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, ऐड हो जाएगा, इधर को आएंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो R21 की वैल्यू क्या निकल के आ रही है आपके पास, दैट इज R2 माइनस R1, ये निकल के आ रही है, ठीक है, R2 माइनस R1 की वैल्यू। ओके, अब देखिए ये वाला जो इक्वेशन है दैट इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, यहाँ को यूज़ करते हैं। अगर मैं ये जो देखिए ये जो मैंने वैल्यू निकाली थी कौन सी है, हमने ग्रेविटेशन लॉ को वेक्टर फॉर्म में निकाला था। ये जो मैंने वेक्टर फॉर्म में निकाला था, इस वेक्टर फॉर्म को अगर पोजीशन वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हम F12 को कैसे लिखेंगे, F12 को दैट इज Gm1 m2 अपॉन क्या था, R21 का क्यूब था। तो R21 की वैल्यू क्या आई है, तो R21 की वैल्यू है बच्चे R2 माइनस R1 का होल क्यूब। ओके, नीचे मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखेंगे। ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। सिमिलरली आप क्या लिख सकते हो, F12 भी लिख सकते हो, F12 वेक्टर पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में Gm1 m2 अपॉन R21 की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा R1 माइनस R2 मैग्नीट्यूड। तो सिमिलरली F21 को क्या लिख सकते हैं, Gm1 m2 अपॉन, देखिए जब 1 2 था तो 2 1 हुआ तो 2 1 में ये 1 2 हो जाएगा और इसका क्या आ जाएगा यहाँ पे क्यूब, और यहाँ पर भी आ जाएगा R1 माइनस R2 वेक्टर, ठीक है, ये ऐसे वेक्टर में आएंगे। तो एक रूप ये है, ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीटली यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सबसे पहले हमने किया स्केलर फॉर्मेट में, फिर वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म के बाद हमने कर दिया पोजीशन वेक्टर फॉर्म में। आपको किसी फॉर्मेट में आ सकता है, आप निकाल सकते हैं। वन थिंग मोर, देखिए एक चीज़ और है, जो यहाँ पर मैंने साइन कन्वेंशन ली है, मैंने यहाँ पर क्या लिखा था R21 डिस्टेंस टूवर्ड्स टू फ्रॉम 1, R12 को डिस्टेंस टूवर्ड्स टू फ्रॉम 1। ये जो मैंने लिए हैं ये मैंने अकॉर्डिंग टू NCERT पे किए हैं, पर अगर आप प्रदीप की बुक में देखोगे या किसी और बुक में देखोगे ये साइन कन्वेंशन डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कई बुक्स में आपको इधर को R12 देखने के लिए मिलेगा और इधर को R21 है। तो ये आप अपनी कन्वीनियंस से आप कैसा लिखना चाहते हो आप उस तरह से लिख सकते हो। बट हाँ, जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो न्यूमेरिकल सेम ही निकल के आएंगे, उसके जो आंसर्स हैं सेम निकल के आएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो यहाँ पर हम क्लोज करेंगे, वी क्लोज इट टुडे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ अगली वीडियो में। थैंक्स टू वॉच द स्टूडेंट्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।